Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with our chapter that is wave optics. तो आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स का। एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न, तो अब हम इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेज होते थे और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज भी थे। तो लेकिन हमारा जो डिस्कशन है वो कोहेरेंट सोर्सेज से रिलेटेड है। तो कोहेरेंट सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमारे पास टू वेव्स हैं जिसकी डिस्प्लेसमेंट y1 और y2 है। लेट इट बी, ये एक वेव है, इसकी डिस्प्लेसमेंट y1 है और एक अनदर डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक वेव है जिसकी डिस्प्लेसमेंट y2 है। इनका हमें सुपर पोजिशन करना है। तो कहता है कि सपोज द डिस्प्लेसमेंट of two light waves। अब लाइट की ये टू वेव्स हैं जो कैसे सोर्स से मिलकर बनी है, कोहेरेंट सोर्सेज से। तो कहता है सपोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2। ठीक है, एट पॉइंट P। अब ये स्क्रीन पर एक पॉइंट P है जहां पर ऑब्जर्वेशन स्क्रीन पर, मतलब ये पॉइंट P आएगा जहां पर ये डिस्प्लेसमेंट जो है देती है। एट पॉइंट P ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। ठीक है, तो हमारे पास एक सोर्स S होता था जो इन स्लिट से पास होकर वेव्स बनाता था। तो ये S1 है, ये S2 है और इस तरीके से वेव्स आगे की तरफ प्रोपेगेट करती थी। और जिस टाइम ये वेव्स आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही हैं तो स्क्रीन पर हमें कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं। तो वो जो पॉइंट है, मतलब ये दो वेव्स एक साथ जाके मिलती हैं, तो जहाँ पर ये जाके मिलती हैं तो वो पॉइंट कौन सा है हमारे पास, P। ओके, इस तरीके से हमारे पास है। तो पहले वाले की जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, दूसरे वाले की जो डिस्प्लेसमेंट है वो y2 है। तो दैट इज वी हैव y1 विच इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड y2 जो बन जाएगा a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव बन जाएगा। ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। अब बाय सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अब हम इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अगर लगा देते हैं तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी वो y1 प्लस y2 बन जाएगा। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, y नेट जो निकलता है और नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी वो a1 साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव हो जाएगा। क्लियर? अगर इस तरीके से मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाती है तो मैंने अब इसके अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज किया है। तो y नेट जो है मेरे पास नेट डिस्प्लेसमेंट है a1 साइन ऑफ ओमेगा टी को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ और a2 के लिखने के बाद मैं साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। तो यू नो दैट साइन a प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b। ठीक है, अब मैंने क्या करा, a2 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैंने a2 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो a1 साइन ऑफ ओमेगा टी है प्लस ऑफ a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस ऑफ a2
कॉस ओमेगा टी साइन फाई की बराबर बन जाता है। क्लियर यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो जाता है तो अब मैंने क्या करा है कि यहाँ पर हमारे पास साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, तो मैंने इस वाली इक्वेशन से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो वाई नेट जो हो जाएगा साइन ओमेगा टी मैं कॉमन ले रहा हूँ, a1 प्लस a2 कॉस फाई बन जाएगा प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई की बराबर बन जाता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको क्लियर होता है तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है। ठीक है, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया है तो मेरे पास यहाँ पर मैं कुछ पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट और यहाँ पर a2 साइन फाई वाला पार्ट जो है, मैं अब इसके इक्वेशन में यहाँ पर इसको कुछ लेट करूँगा सो दैट कि मेरे पास एक जेन्युइन स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाए डिस्प्लेसमेंट की। तो कहता है कि वाई नेट, अब हमने कह रहा है कि लेट कर लेते हैं हम कि a1 प्लस ऑफ a2 कॉस ऑफ फाई को मैंने a कॉस थीटा लेट कर लिया है और a2 साइन फाई को मैंने a साइन थीटा लेट कर लिया है। ठीक है, ऐसा करने से ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दी, इतना पार्ट और इतना पार्ट को मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोला है। कहता है नाउ इक्वेशन 4 जो बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 4 बिकम्स, सॉरी इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्योंकि हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ 4 की जगह हम थर्ड कर लेते हैं, थर्ड बिकम्स, तो हमारे पास इक्वेशन थर्ड में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे, तो हमारे पास वाई नेट जो हो जाएगा दैट इज साइन ओमेगा टी ए कॉस थीटा बन जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी ए साइन थीटा बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ए को कॉमन ले लीजिए, तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा की ये बराबर हो जाएगा। अगर ये वाई नेट आ जाता है तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बन जाएगा। और यू कैन से वाई नेट की जो वैल्यू आती है मेरे पास यहाँ पर, तो वो बन जाएगी ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ थीटा की बराबर, ये फाइनल रिजल्ट देता है। तो मेरे पास जो नेट डिस्प्लेसमेंट आई है, ये मेरे पास क्या आया बेटा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है किसकी, ऑफ टू वेव्स की। ठीक है, विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, कोहेरेंट सोर्सेस की बात करी गई थी। अब मैंने क्या किया है, अब काम होता है थोड़ा सा अलग। अब मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, अब इक्वेशन 4 को मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास नेट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी जिसके थ्रू मैं न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट करूंगा। तो अब मैं इस वाली इक्वेशन 4 को करता हूँ, तो ये मेरे पास इक्वेशन 5 है डिस्प्लेसमेंट की। कहता है नाउ यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देता हूं, तो मैं अभी स्क्रीन को हटा नहीं रहा हूं क्योंकि मैं यहीं से करूंगा, तो a1 प्लस ऑफ a2 कॉस ऑफ फाई का स्क्वायर बन जाएगा पूरे ब्रैकेट का, प्लस a2 साइन फाई के पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर a कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में a साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर को पुट कर देते हैं। नाउ यू विल गेट a प्लस बी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर, ये मेरे पास b स्क्वायर बन जाएगा प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई बन जाएगा। यहाँ पर a स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड यू नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 की बराबर है। तो मेरे पास यहाँ पर एक ये वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर, और ये इन दोनों से मैंने a2
स्क्वायर कॉमन निकाल लिया है। तो अगर मैं a2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ तो cos स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव मेरे पास कॉमन आ गया, प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाइव का इक्वेशन बन जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर, ये भी इक्वल टू 1 के बराबर है। तो बेटा यहाँ पर बन जाएगा a स्क्वायर विच इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस ऑफ a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos ऑफ फाइव। ठीक है, तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आई है, और यू कैन से ए जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाइव के पूरे ब्रैकेट का अंडर द रूट हो जाएगा। ठीक है ना, इस पूरी टर्म का अंडर द रूट कर देंगे। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन नंबर 6 और ये इक्वेशन नंबर 7, दिस इज माय इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अभी भी ये डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, तो हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज को हमसे वो डेराइव करवाता है। तो सबसे पहले मैंने रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाला है, फिर मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला है, और अब मैं निकालूंगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। कहता है कि वी नो दैट कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की बराबर है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और यू कैन से आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। अगर डायरेक्टली का साइन हटा देते हैं तो यहाँ पर मैं के लगा देता हूँ विच इज कांस्टेंट, और इफ के इक्वल्स टू 1 आई जो हो जाएगा वो ए स्क्वायर के बराबर है, और यू कैन से ए जो है वो अंडर द रूट आई है। क्लियर? अगर इतना पार्ट आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होती है तो इक्वेशन नंबर किससे 6 से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी यूजिंग इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6 से हम क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा ए स्क्वायर है तो मतलब ये ए आर का स्क्वायर है रिजल्टेंट, तो यू कैन से रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाली टर्म यूज करी है। तो दिस विल इक्वल टू I1, दिस विल इक्वल टू I2 प्लस 2 टाइम्स रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ फाइव। तो दिस इज माय रिक्वायर्ड रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की इक्वेशन अगर क्लियर होती है, अब मेन पॉइंट आता है। अब वो आपसे कुछ पैटर्न पूछता है। कहता है कि सर आपके पास ये जो स्क्रीन थी ये स्लिट्स थी जिनके थ्रू लाइट पास हो रही थी, तो आपको सेंटर में तो सेंट्रल मैक्सिमा नजर आता था। ठीक है, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस मुझे सी पॉइंट पर नजर आती थी। ये सोर्स S1 S2 थे, ये मेन सोर्स था, स्लिट्स थी S1 S2। तो लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है, तो लाइट जब इस तरीके से बाहर निकल रही है तो ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर करती है। तो स्क्रीन पर ऑल्टरनेटेड ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स नजर आते हैं। तो ये पहला ब्राइट, ये पी डैश, ये पी डैश, और यू कैन से ये पी, ये P2 पी डबल डैश लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स नजर आते हैं। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग ब्राइट्स एंड डार्क पॉइंट्स अगर मुझे नजर आ रहे हैं, दिस इज माय डार्क पॉइंट एंड दिस इज माय ब्राइट पॉइंट। ठीक है, फिर ये मेरे पास ब्राइट है, फिर यहाँ पर कहीं डार्क है। तो इस तरीके से ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स की हमसे कंडीशन पूछता है। तो कहता है कि सबसे पहला पॉइंट, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम किस तरीके से याद रखेंगे। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो इन द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें याद रखना है कि हमारे से वो ब्राइट पॉइंट्स की कंडीशन पूछ रहा है। इसकी कंडीशन पूछ रहा है बेटा ब्राइट पॉइंट्स की। अगर ब्राइट पॉइंट्स की कंडीशन पूछ रहा है तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिस्कशन हो रहा है।
तो कहता है फॉर रिजल्टेंट फॉर मैक्सिमम वैल्यू of resultant intensity cos phi must be equal to 1 के बराबर। कहता cos phi कहां पर आया? cos phi अभी हमने ऊपर फॉर्मूला कराया ना, a रिजल्टेंट का स्क्वायर विच इज अंडर द रूट ऑफ सॉरी a रिजल्टेंट विच इज अंडर द रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos phi। तो cos phi की वैल्यू 1 होनी चाहिए। cos phi की वैल्यू कब 1 होगी? जस्ट टाइम phi कितना होगा? 0, और यू कैन से 2 पाई 4 पाई, ऐसे ऐसे करते हुए ये 2n पाई तक चला जाएगा। तो कहता है कि एक फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज वेव नंबर। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वेव नंबर इनटू पाथ डिफरेंस, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू फाई फेज। ये एक नया फॉर्मूला है आपके लिए, याद रखेंगे। आप लास्ट क्लास में पढ़ के आए हैं, वेव नंबर 2 पाई बाय लैम्डा होता है ना। पाथ डिफरेंस को पी से रिप्रेजेंट करेंगे और फाई की वैल्यू कितनी है? 0 2 पाई 4 पाई से 2n पाई तक। क्लियर? तो कहता है कि पाथ डिफरेंस, अगर मैं nth ब्राइट पॉइंट की बात करता हूं, तो nth ब्राइट पॉइंट के लिए यहां पर लग जाएगा Pn 2 पाई बाय लैम्डा विच इज इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, इसी को मैंने 2n पाई तक ऑपरेट किया है। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा, पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो n लैम्डा आ जाएगा। ये किसका पाथ डिफरेंस है? तो आपके लिए पाथ डिफरेंस है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ अब कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखेंगे। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कहता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हमसे मिनिमम वैल्यू की बात पूछता है। तो कहता है द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होनी चाहिए हमारे पास एट पॉइंट P विल बी मिनिमम। मिनिमम कब होगी? जब हमारे पास cos phi की वैल्यू मिनिमम होगी, दैट इज -1, एंड यू नो दैट 180 दैट इज पाई, cos की वैल्यू 180 पे -1 होती है, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो 2n-1 पाई पर मुझे nth का डार्क पॉइंट नजर आएगा। कहता है सिमिलरली सेम फॉर्मूला, कहता है फॉर nth डार्क पॉइंट की मैं बात करता हूं तो उसी से मैं सारे केसेस निकाल लूंगा। तो कहता है वेव नंबर दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस, nth डार्क के लिए निकाल रहे हो, और 2n-1 पाई पुट कर दोगे बेटा, पाई से पाई कैंसिल, यू विल गेट nth डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा बाय 2 विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो आई होप कि आज के लेक्चर में हमने जो इंटरफेरेंस की डेरिवेशन करी है वो आप सभी बच्चों को क्लियर होती है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।